पायल, कैसा नाम है दीदी? पालने में बिटिया को लिटाते हुए निशा भाभी ने मुझसे पूछा। पायल भी कोई नाम हुआ? माँ बीच में ही मुंह बिचकाती हुई बोल उठी। इससे तो झूमर, बिंदिया, माला ना रख लो। पैर में पहनने की चीज का क्या नाम रखना? पैर में पहनने से क्या होता है पायल? पायल की झनकार कितनी प्यारी होती है। नाम लेने में रुन की आवाज कानों में गूंजती है। भाभी और माँ मैं ऐसी कितनी ही बातें पर नोक झोंक हो जाया करती थी। मैं तटस्थ भाव से देख रही थी। न भाभी के पक्ष में कह सकती थी, न माँ के। माँ का पक्ष लेती तो भाभी को बुरा लगता, और भाभी का पक्ष लेती तो माँ कहती, लो अपने ही पेट की जाई पराई हो गई। यूँ भाभी और माँ में बहुत स्नेह था, पर कभी कभी किसी बात पर मतभेद हो जाता था तो फिर एक मत होना मुश्किल हो जाता। भैया आयु में मुझसे बड़े थे, पर मेरा विवाह उनसे पहले हो गया था। मेरे पति की नौकरी उसी शहर में थी, इसलिए मैं अक्सर माँ से मिलने आती रहती थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात जब भाभी के पैर भारी होने का आभास माँ को हुआ तो उस प्रसन्नता में न जाने कितने नाम उन्होंने अपने पोते पोतियों के बारे में सोच डाले। बिटिया होते ही माँ ने अपने सोचे हुए नामों की पूरी सूची ही सुना डाली थी। लक्ष्मी, सरस्वती, सीता जैसी देवियों के नाम के सामने माँ को काजल, कोयल, पायल जैसे ही नाम बिल्कुल बेतुके और सारहीन लगते। आधुनिक सभ्यता में पली बड़ी भाभी को माँ का रखा हुआ कोई भी नाम पसंद नहीं आया। उन्हें पायल पसंद था, सो वही रखा, पर माँ भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कभी अपनी जबान से पायल नहीं पुकारा और बिटिया को रुनझुन कहने लगी। अब रुनझुन क्या हो गई, माँ को जीने का सहारा मिल गया था। हरदम उसे सीने से लगाए रहती थी। निरे प्यार में पायल पल रही थी। जब कुछ चलने लायक हुई तो माँ भाभी से बोली, नाम तो इसका पायल रखा है, अब पैरों में भी पायल लाकर डाल दो ना। और फिर एक दिन स्वयं ही छोटे छोटे घुंघरुओं की पायल लाकर उसके पैरों में पहना दी। घर का कोना छम छम की आवाज़ से गूंजने लगा। भाभी और माँ उसकी बलैयाँ लेते न थकी। उसके गोल मटोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही प्यारी लगती। खुश रहना उसका स्वभाव था। उसकी खिलखिलाती हंसी को देखकर सब खुश होते थे। पायल के साथ माँ भी जैसे बच्चा बन गई थी। कभी उसके साथ लुका छिपी खेलती, कभी अक्कड़ बक्कड़। उसकी तोतली बोली सुनकर तो वो निहाल हो जाती। फिर एक दिन माँ को बीमारी ने आ पकड़ा। भाभी ने लाख सेवा की, भैया ने डॉक्टरों को दिखाने में कोई कमी न रखी, पर उन्हें जाना था सो चली गई। गुंजन कुछ दिन बाद उदास रही, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। भाभी के फिर बच्चा होने वाला था। नए भाई बहन के आने के एहसास से पायल बहुत खुश थी। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था, पर कितना दुखद दिन था वो। भाभी अस्पताल से वापस ना आ पाई। केस बिगड़ गया था। डॉक्टर ने बच्चे को बचा लिया पर भाभी को नहीं बचा। 5 साल की उस अबोध बच्ची को मैं अपने पास ले आई थी। उसके पैरों में बंधी पायल जो भाभी मरने से कुछ दिन पहले ही लाई थी कि रुनझुन में मैं कभी माँ को और कभी निशा भाभी को ढूंढने की कोशिश करती। भाभी की पायल और माँ की रुनझुन को मैंने स्नेह और प्यार की डोर में इस कदर बांध लिया था कि वो एक हद तक उन्हें भूल गई थी। भैया को देखकर दिल में टीस सी उठती। भरी दोपहरी में अकेले जो रह गए थे, 2 साल में 2 सदमे सहे थे, इसलिए टूट से गए थे। काफ़ी समय से मेरे पति का विदेश जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। अब सरकार की ओर से उन्हें 5 साल के लिए कनाडा भेजा जा रहा था। मैंने भैया से पायल को भी अपने साथ ले जाने की स्वीकृति चाहिए। तब वे इतना ही कह पाए, पायल निशा की आखिरी निशानी है। इतनी दूर चली जाएगी तो इसे देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। उनके दिल का दर्द इन चंद शब्दों में सिमट कर आ गया था। फिर मैं पायल को ले जाने की जिद नहीं कर पाई थी। 5 साल हम कनाडा में रहे। इस बीच भैया के पत्र आते रहे। भैया ने दूसरा विवाह कर लिया था। पायल के 2 छोटे छोटे भाई बहन और आ गए थे। 5 साल बाद सब स्वदेश लौटने का समय आ गया तो मन में सबसे बड़ी इच्छा पायल को देखने की थी।
वो गोल मटोल गुड़िया अब कैसी लगती होगी, उसे मेरी याद भी होगी या नहीं। ऐसे ही न जाने कितनी बातें रास्ते भर सोचती रही थी। मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले भैया के पास दिल्ली जाने का फैसला किया। भैया को आश्चर्य में डालने के लिए बिना सूचना के ही दिल्ली पहुंच गई। जुलाई की उस भरी दोपहरी में दिल्ली तप रही थी। भैया के घर पहुंचकर द्वार पर दस्तक दी तो शायद कूलर की आवाज़ में ही दब कर रह गई। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, हाथ से ठेलते ही खुल गया। रसोई घर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सोचा भाभी वहीं होंगी, तो सीधी वहीं चली गई। एक दुबली पतली 11-12 साल की लड़की मैली सी फ्रॉक पहने नल के पास बैठी बर्तन धो रही थी। अचानक मुझे देखकर जल्दी से हाथ धोकर खड़ी हो गई। हम लोगों को बैठक में बैठाकर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहाँ कूलर चल रहा था। 5 मिनट बाद ही एक सुंदर सी औरत, जिसके बाल कंधे तक कटे थे, सिल्क की साड़ी पहने, आंखों में अजनबीपन का भाव लिए हमारे सामने खड़ी थी। भैया घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे अपना परिचय स्वयं ही देना पड़ा। मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए पूछ लिया, भाभी पायल कहाँ है? वही तो आपको यहाँ बैठा कर गई है। उन्होंने कहा। तो विश्वास नहीं हुआ? जो लड़की रसोई में बर्तन मार रही थी वही पायल है? हाँ, आज मेहरी छुट्टी पर चली गई थी। मुझे मालूम नहीं पड़ा कि कब पायल बर्तन मारने लगी। नहीं, भाभी ने मानो अपनी सफाई दी। जरा उसे बुलाओ तो। भाभी की एक आवाज़ पर गोदी में बबलू को लिए पायल भागती हुई आई। मैंने झट से उसकी गोद से बच्चे को लेकर पायल को अपने हृदय से लगा लिया। उसके नंगे पैरों में आज कोई पायल नहीं। उसके बचपन के न जाने कितने चित्र मेरी आंखों के सामने थे। वो गोल मटोल बच्ची यार दुबली पतली शर्मीली सी मेरे सामने खड़ी थी। शाम होते होते भैया आ गए थे। मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। फ्रॉक का पैकेट जब मैंने पायल की ओर बढ़ाया तो संकोच और खुशी के मिले जुले भाव उसकी आंखों में तैर आए। अगले दिन भाभी ने फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया था। पायल स्कूल से लौट आई थी। मैंने उससे अपनी लाई पिंक फ्रॉक पहनने कर तैयार होने को कहा तो उसके सहमे चेहरे पर खुशी के अनगिनत फूल खिल गए। तो दोस्तों, ये था पायल का बचपन। पायल जब बड़ी हुई वो कोई कदर करने वाला नहीं था। लड़कियों की तो हालत ऐसी ही रहती है। कहानी थोड़ी मार्मिक थी, मुझे तो पढ़ते में ही मेरा गला भर रहा था। आपको कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर नई कहानी के साथ पेश होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।